नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जालौर से। जालौर के सांचौर में बड़ा हादसा हुआ है। तेज धमाके के साथ यहां एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। 2 लोग इस आग में झुलस गए। एक युवक की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घायलों का सांचौर के अस्पताल में इलाज जारी। बड़ी खबर जालौर से। जालौर के सांचौर में बड़ा हादसा हुआ है। एक गोदाम में भीषण आग लगी। 2 लोग झुलसे, एक की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर राख। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सांचौर के अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इनका इलाज जारी है। श्याम मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या जानकारी, क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाए? कैसे ये आग लगी? घायलों की क्या स्थिति? देखिए सुमित, ये देर रात की घटना है जब सांचौर के जो इलाका है, ये धर्मशाला के पास में, वहां पर अचानक तेज धमाके के साथ तेल साबुन का ये जो गोदाम था उसमें अचानक आग लगी थी और उसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है, तो 2 झुलसे हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर वजह क्या थी और किन वजहों से ये आग लगी है। लेकिन आग इतनी सुमित भयानक थी कि वहां पर फायर ब्रिगेड को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस का तमाम लवाजमा भी मौके पर पहुंच चुका और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। वहां पर इलाज चल रहा है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस वजह से आग लगी थी। हालांकि ये बहुत बड़ा जो गोदाम था तेल साबुन का, उसमें अचानक आग लगी थी, जिसमें लाखों रुपए का जमा सामान था, वो जल करके पूरी तरीके से राख हो चुका है। हालांकि आग पर देर रात तक काबू पा लिया गया है। जी सुमित, इस अग्निकांड में एक युवक की मौत भी हुई है, उसके बारे में पता चल पाया, पहचान हो पाई उस व्यक्ति की? कौन थे? जो कुछ लोग झुलसे भी हैं बुरी तरह, कौन थे ये लोग? कौन है ये लोग? देखिए सुमित, अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया नाम पता, लेकिन ये प्रथम दृष्टया ये पुलिस का कहना है कि ये जो गोदाम का मालिक था उन्हीं के ही कुछ लोग थे और वहां पर शायद सामान रखने गए थे। इस दौरान इस तरीके का हादसा सामने आया है। लेकिन कुल मिलाकर दुखद घटना है देर रात की, जब ये हादसा हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 जो लोग झुलसे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और जो गोदाम का मालिक है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि अंदर कोई गैस की टंकी या फिर अन्य इस तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु थी जिससे आग लग सकती है या शॉर्ट सर्किट। इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति है, लेकिन साफ तौर से ये जो घटना आई है ये देर रात की घटना है। जी ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। श्याम मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़े। तेज धमाके के साथ गोदाम में लगी भयंकर आग, एक की मौत, 2 लोग झुलसे। खबर बूंदी से है। बूंदी के बसोली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को हटाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 52 को जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को सुबह 3 बजे पुलिस ने खदेड़ दिया। हाईवे पर सो रहे करीब 600 प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने धावा बोला और लाठियां भांज कर इन्हें खदेड़ डाला। इस घटना में कई प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई है। पुलिस ने धरने का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें उनके आवास पर पहुंचाकर छोड़ दिया गया। बता दें कि रॉयल्टी नाके को हटाने और हिंडौली सीआई मुकेश मीणा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सोमवार 3:30 बजे से ही लोगों ने हाईवे जाम कर रखा था। बड़ी खबर है इस वक्त की बूंदी से खबर है। ये तस्वीरें भी देखिए। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में हाईवे पर डटे हुए थे, सो रहे थे। जाम लगा रखा था यहाँ और पुलिस यहाँ पहुँची। इसके बाद जब जाम लंबा हुआ तो पुलिस यहाँ पहुँची। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। चैन सिंह मेरे सहयोगी बूंदी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चैन सिंह, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? जैसा कि जो बसोली जो मोड़ पर रॉयल्टी नाका हटाने और हिंडोली सीआई के ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर के क्षेत्र के लोगों द्वारा कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कल दोपहर 3:30 बजे से जो हाईवे को जाम करके धरना दिया जा रहा था।
इसी कड़ी में जो रोड पे बैठे जो लोग जो वहाँ पे हाईवे पे सो रहे थे, क्योंकि आज रात को जो आज सुबह 3 बजे पुलिस का भारी जाब्ता वहाँ पहुंचा और जो हाईवे जाम करके जो लोग सो रहे थे उनको खदेड़ते हुए वो तितर बितर करके और उनको जो हाईवे को जो बहाल करवा लिया है। और जो धरने का जो नेतृत्व कर रहे थे प्रहलाद गुंजर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा, उस ड्रामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। पुलिस यहां पहुंची, लाठीचार्ज किया प्रदर्शनकारियों पर। प्रदर्शनकारियों ने यहां जाम लगाया हुआ था। और बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर में आरक्षण के लिए आंदोलन, सैनी समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। यहां पर भरतपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, आंदोलन यहां पर आरक्षण के लिए किया जा रहा है। सैनी समाज का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर लोग बैठे हैं, प्रदर्शनकारी लगातार। अब यहां पर आंदोलनकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर भरतपुर से। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आरक्षण के लिए एक बार फिर आंदोलन प्रदेश में। देखिए सुमित, बिल्कुल ये आंदोलन जो है आज आंदोलन का तीसरा दिन है और लगातार आंदोलन का जो कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये आंदोलन जो है चलता रहेगा। और ऐसे में आज उन्होंने चेतावनी दी है कि आज सरकार ने हमसे कोई वार्ता नहीं की तो कल पूरे राजस्थान को जाम किया जाएगा। और हाईवे के साथ साथ वो अब जो है ट्रैक पर भी बैठने की जो योजना है वो बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरह से हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी कि अब लोगों के साथ में महिला और छोटे बच्चों ने भी इस आंदोलन में भाग ले लिया है, तो कहा जा सकता है कि आंदोलन की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से बदल गई है और लगातार लोग जो है वो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और भरतपुर के अलावा आसपास के दूर दराज के लोग भी जो है अब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि हमारी जो मांग है उनको माना जाए। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके ये आंदोलनकारी वहां पर डटे हुए हैं। लगातार सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है और जो आंदोलन स्थल है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। तो कहा जा सकता है कल जिस तरह से सरकार द्वारा अधिकृत किए गए थे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त सर्वरवल वर्मा, उन्होंने भी आंदोलनकारियों से वार्ता करने की कोशिश की लेकिन वार्ता जो है वो विफल रही। उनका कहना है कि वो आंदोलन स्थल पर ही वार्ता करेंगे और जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए गए हैं वार्ता के लिए, उनका कहना है कि कहीं भी एक जगह बैठ करके जो है वार्ता की जा सकती है। लेकिन उनका कहना है कि समाज के लोग हैं, उनकी यही मांग है कि जहां आंदोलन हो रहा है वहीं पर वार्ता की जाए, जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि वार्ता में क्या जो निर्णय है वो हुआ है। ऐसे में लग रहा है कि ट्रैक जो यहाँ आंदोलन पर जो हाईवे पर ये बैठे हुए हैं वहां वार्ता करना संभव नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में जो वार्ता है वो बार बार विफल हो रही है। अब देखना ये होगा सुमित कि ये आंदोलन जो है कितना लंबा चलता है और किस तरीके से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इनसे वार्ता की बार बार कोशिश करते हैं। जी सुमित, कितने लोग यहाँ पर जमा होंगे दीपक, ये सवाल इसलिए, एक आंदोलन का दंश झेल चुका है सूबा, राजस्थान, प्रदेश, इन लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है आगे? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में किसी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत हो तो वो भरतपुर से होती है, चाहे वो गुर्जर आंदोलन हो चाहे जाट आंदोलन हो। अब ऐसे में सैनी समाज आंदोलन है तो उन्होंने भी भरतपुर से शुरुआत की और ऐसे में इनकी जो तादाद है वो करीबन 8 से 10 हजार के बीच में है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दूर दराज से लोग जो है आ रहे हैं। अब तो अन्य राज्यों के भी लोग जो है इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगे हैं। तो 8 से 10 हजार की इनकी जो संख्या है वो फिलहाल अभी आती जा रही है और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इनकी जो आंदोलन की जो रणनीति है वो ये है कि सरकार किसी भी तरह से जो है कागज पर हमसे बात करे और जब तक कागज पर बात नहीं करेगी हम मानने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कल जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज का उन्होंने समय दिया था कि आज सरकार हमसे अगर वार्ता करेगी तो ठीक है, नहीं आज के बाद यानी कि कल पूरे राजस्थान को जाम किया जाएगा और हाईवे के साथ साथ वो अब ट्रैक का रास्ता पकड़ेंगे। ये उन्होंने रणनीति बनाई है और रणनीति में इसमें महिलाएं भी अब पहुंच गई हैं, सभी के हाथों में जो है लाठी डंडे नजर आते हैं और जाम को वो हाईवे को जो है जाम करके बैठे हुए हैं। अब कब तक ये लोग बैठे रहते हैं क्योंकि वार्ता जो है वो बार बार विफल हो रही है। सुमित,
आपकी जनप्रतिनिधियों से, आपकी सरकार के नुमाइंदों से बात हुई? क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या वो लोग अब रणनीति बना रहे हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए? क्योंकि देखिए, आखिर में जो परेशानी भुगतनी होगी वो आम लोगों को ही भुगतनी होगी। ये लोग हाईवे जाम कर रहे हैं, अब रेलवे ट्रैक पर बैठने की भी ये लोग रणनीति बना रहे हैं। मुश्किलों में आम लोगों को ही आना है आखिर में। देखिए बिल्कुल सुमित, कोई भी आंदोलन हो उससे आमजन को बड़ा नुकसान होता है और सारी परेशानियों का सामना जो है आमजन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये लोग तो अपने जो हक की मांग है उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो जायज है कि उनको तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आसपास के जो लोग हैं वो कड़े परेशान हो रहे हैं और सरकार द्वारा वार्ता के लिए जो अधिकृत किए गए हैं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कल शाम को हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो वार्ता का दौर है वो उनको न्योता दे दिया है वार्ता के लिए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि जो ये आंदोलन हो रहा है इसका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति जो है एक प्रमुख नहीं है। तो ऐसे में जो आंदोलनकारी हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं मुरारी लाल सैनी, जो इस आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं, वो भी इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने किस स्तर से ये कहा कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, मेरे नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अगर सरकार को किसी भी तरह से वार्ता करनी है तो मुझसे वार्ता करे, मेरे द्वारा जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें लोग होंगे, शामिल होंगे। लेकिन उनका कहना है कि वो आंदोलन स्थल पर ही वार्ता करेंगे और ऐसे में सरकार द्वारा जो लोग अधिकृत किए गए हैं वो आंदोलन स्थल पर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो गहमा गहमी है वो बनी हुई है। अब ये गहमा गहमी कब तक बनती है ये देखना होगा, लेकिन वो लोग आंदोलन स्थल पर जमे हुए हैं और लगातार उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। देर रात को भी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे थे और अल सुबह वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार उनसे संपर्क करने की जो है कोशिश की जा रही है। छोटे बड़े अधिकारियों के लेवल से भी उनसे संपर्क साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन वार्ता का दौर बार बार विफल हो रहा है। और जो संभागीय आयुक्त हैं उनके द्वारा भी वहां जाकर के उनको कहा गया है कि आपका जो मांग पत्र है आप हमें सौंपिए, जिससे कि वो सरकार को सौंपा जाए और आपकी मांगों पर जो है निर्णय लिया जाए। लेकिन उनका कहना है कि निर्णय अब हमें नहीं चाहिए, हम लंबे समय से ज्ञापन दे रहे हैं, अब हमें कागजी कार्रवाई चाहिए। जब तक सहमति आरक्षण पर नहीं बनेगी तब तक वो आंदोलन को नहीं हटाएंगे। जी ठीक, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर प्रदर्शनकारी बैठे हैं और आज का वक्त दिया इन्होंने बातचीत के लिए। आज सरकार की तरफ से विश्वेंद्र सिंह, मंत्री विश्वेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह इनसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के बाद ये आगे की रूपरेखा तय करेंगे, नहीं तो इन्होंने चेतावनी दे दी है कि हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। अस्पताल में दुष्कर्म, बड़ी खबर इस वक्त की। जेएलएन अस्पताल में दुष्कर्म की वारदात। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। एम्बुलेंस चालक ने एक युवती से दुष्कर्म किया। अस्पताल में इलाज के लिए युवती आई थी, इसे नशीला पदार्थ खिलाया और युवती के साथ एम्बुलेंस चालक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने कोतवाली थाने में अब मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पुलिस की हिरासत में है। बड़ी खबर अजमेर से। अभिजीत मेरे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। अभिजीत, मामला क्या पूरा? देखिए सुमित, देर रात को कोतवाली थाने में पीड़िता के परिजनों ने इस बाबत एक शिकायत दी है कि पीड़िता को जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहीं पर ही उनके परिचित हैं जो आरोपी है जिसका नाम राजेंद्र फिलहाल बताया जा रहा है, उसने जो है पीड़िता की तीमारदारी के लिए अभी सुमित ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या आरोपी एम्बुलेंस चालक था या फिर अस्थायी नर्सिंग कर्मी था। अभी इस पर संशय बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है, देर रात का चूंकि ये मामला है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हुआ है कि जो आरोपी है वो पीड़िता का कहीं ना कहीं परिचित था और जब पीड़िता के परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे तो इस आरोपी ने उसकी तीमारदारी का भरोसा दिलाया और पीड़िता के साथ जो अटेंडेंट थे उन्हें जो है कहीं भेज दिया था और इसका मौका फायदा उठाकर पीड़िता के साथ उसने जो है वो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरी घटना का खुलासा होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस में नामजद शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। देर रात को ही जो पुलिस उपाधीक्षक हैं सर्किल नॉर्थ की छवि शर्मा
वो मौके पर पहुंच गई थी। आज एक बार पूरे इस मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसके बाद मामले का और विस्तार से खुलासा होगा। लेकिन कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा तत्काल प्रभाव से दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है और इस विभत्स घटना का जो आरोपी है, जिसे नामजद किया गया है, राजेंद्र उसका नाम बताया जा रहा है, उसको फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। लेकिन अभिजीत, आप बता रहे हैं इस आरोपी ने पीड़िता के अटेंडेंट को भी वहां से भेज दिया, कह दिया कि मैं देखभाल करूंगा। अस्पताल में इस वारदात को अंजाम दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक भनक तक नहीं लगती है। देखिए, चूंकि रात का सुमित मामला था और रात के वक्त में कई विभाग डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर काम नहीं होता है, वहां पर उन्हें डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाता है और संभवतः चूंकि आरोपी जो है वो अस्पताल की इन व्यवस्थाओं से वाकिफ था और उसी का उसने फायदा उठाया, विश्वासघात अब पीड़िता के परिजनों के साथ किया और न सिर्फ विश्वासघात किया बल्कि पीड़िता के साथ ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद हर कोई जो है वो सत्ते में है। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मीडिया ब्रीफिंग अभी बाकी है इस पूरे मामले में सुबह, जिसके बाद पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार घटनाक्रम किस तरीके से घटित किया गया है और आरोपी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जेएलएन अस्पताल में दुष्कर्म की वारदात, एक एम्बुलेंस चालक ने युवती से दुष्कर्म किया, इसे अपना परिचित होना बताया। इस एम्बुलेंस चालक, जो बताया जा रहा है कि ये एम्बुलेंस चालक है या अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ा है, यह भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये आरोपी है कौन, अस्पताल की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है या फिर एम्बुलेंस चालक है। पुलिस ने, खबर ये भी आ रही है कि पुलिस ने इस आरोपी को डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का मामला। जयपुर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। कल रात में ही कई नेता दिल्ली पहुंचे ताकि बॉर्डर पर सुरक्षा बल कार्यकर्ताओं को रोक ना पाए। राहुल गांधी से आज फिर से पूछताछ होगी। बता दें, कल राहुल गांधी से कई घंटों की पूछताछ हुई और आज फिर से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी रात में ही दिल्ली पहुंच गए ताकि बॉर्डर पर उन्हें ना रोका जाए। इसलिए रात को ये कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं। अशोक गहलोत भी कल नजर आए जब ये मार्च निकाला जा रहा था, जब बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। एआईसीसी मुख्यालय में सीएम गहलोत मौजूद रहे। आगामी रणनीति पर मंथन इस दौरान किया गया। सुबह 9:30 बजे फिर एआईसीसी मुख्यालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। राहुल गांधी से पूछताछ मामले पर उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि इस प्रकार से आप टारगेट करके आप ईडी का नोटिस दिलवाते हो, फिर बुला के आप 10 घंटे बात करते हो, जबकि सबको मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। ये नॉन प्रॉफिटेबल संगठन होते हैं, कंपनी होती है जहाँ से 1 रुपया भी कोई नहीं ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता है। तो काम मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है कि ईडी पिक्चर में आ गई है। अगर इस प्रकार के अगर हरकतें करेंगे लोग तो इसका मतलब पूरे मुल्क में जो कंपनी बनी हुई है, एनजीओ के रूप में काम कर रही है कई कंपनी, कई ईडी घुस जाएगी उनको आरोप लगा करके। तो ये खतरनाक पहल हो रही है देश के अंदर, नई पहल हो रही है। आज जो लोग पकड़े गए हमारे, उनको अब जाके छोड़ा है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये जानबूझ करके ये जो अप्रोच रखी जा रही है ये बहुत खतरनाक है। 10 घंटे पूछताछ की, क्या पूछताछ की उनसे, मैं तो ये बात नहीं। जिनेवा में WTO की बैठक में सोमवार को भारत ने मछली पालन उद्योग को मिल रही सब्सिडी पर रोक लगाने का विरोध किया। भारत ने सोमवार को हुई बैठक में भी साफ किया कि वो 25 साल तक सब्सिडी जारी रखने के पक्ष में है। बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत 8 राज्यों से मछुआरे जिनेवा पहुंचे हुए हैं और सब्सिडी खत्म करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। मछुआरों से बात की हमारी सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, ये स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा है। ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल ये
मछली पालन उद्योग से जुड़े हुए हैं। भारत की समुद्री सीमा जो 8000 किलोमीटर से लगती है, उन वहाँ रहते हैं, उनका कारोबार चलता है। 10 लाख परिवारों की रोजी रोटी का सवाल। दरअसल मामला ये है कि WTO की बैठक चल रही है। इस बैठक में विकसित देश दबाव इस बात को लेकर बना रहे हैं कि मछली पालन उद्योग को जो आप सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी को कम करिए या फिर इसको रेगुलेट करिए। भारत इसके पक्ष में नहीं है और भारत के पक्ष में अपने दलील लेकर यहाँ पे कई लोग पहुँचे हुए हैं। आपकी क्या डिमांड है यहाँ पे? मैं गणेश नागवा हूँ, मुंबई से मछुआरा हूँ। हम भारत के 2 करोड़ मच्छीमारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा एक राइट है, जो WTO सब्सिडीज़ जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बंद करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि भारत एक ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल फिशिंग एक्टिवेटेड है। उसमें इंडस्ट्रियल मतलब बड़े बड़े जहाज लेके जो 6-6 महीना समुद्र में जाते हैं, वो हम लोग नहीं जाते। हम लोग बहुत छोटे स्केल में फिशिंग करते हैं और हमारा फिशिंग सस्टेनेबल है, तो उसके लिए हमको सब्सिडी मिलना चाहिए, ये मांग कर। दरअसल मामला ये है कि जो सब्सिडी देती है भारत सरकार की दलील ये है कि सब्सिडी भारत में बहुत कम देती है, दुनिया के दूसरे देश सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है। अगर चीन की बात करें तो 730 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिया जाता है, US 340 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है, भारत तो सिर्फ मुश्किल से 28 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। इसलिए भारत की सब्सिडी पर आपकी निगाहें ठीक नहीं है। भारत इसी दलील के साथ WTO की इस बैठक में जा रहा है। और आपका क्या मानना है, जो सब्सिडी कट करने की बात की जा रही है विकसित देशों की तरफ से, आपकी दलील क्या है? सब्सिडी क्यों कम नहीं करनी चाहिए भारत के? मी ज्योती तोरसकर, दिलक्रांती संस्था मालवण. माझं ठाम म्हणणं आहे की सबसिडी मिळाली पाहिजे, कारण विकसित देशांसारखा आपला देश नाही आहे. आपल्याकडे उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी केली जाते, उपजीविकेसाठी मासेमारी केली जाते. यांत्रिक मासेमारी आपल्याकडे फार कमी आहे. लेकिन एक लॉजिक ये दिया जाता है कि जिस तरह सब्सिडी देकर इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, उससे मछली खत्म होने लगेगा, मछली की पूरी प्रजाति में खतरा होगा। ये कितना सही लगेगा? सर, ये जो देश ये मछली के धंधे को अपना बिजनेस मान के चलते हैं, ये देशों में ये करेगा तो सही रहेगा। जो विकसित देश है, हमारा देश ऐसा देश नहीं है। आप करें गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल फिशिंग करते हैं, हम तो ट्रेडिशनल फिशिंग करते हैं। वी आर द स्मॉल फिशर्स। बिल्कुल, यही भारत सरकार की दलील भी यही है कि हम ट्रेडिशनल फिशिंग करते हैं। भारत के जो लोग ट्रेडिशनल फिशिंग करते हैं, उसमें भी जो लोग हैं वो 67% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे में उनकी रोजी रोटी को आप किसी भी तरह से सब्सिडी में कटौती करेंगे तो उल्टा असर पड़ेगा। इसीलिए आप इंडस्ट्रियल फिशिंग, जो बड़े बड़े जहाजों पर जाकर फिशिंग करते हैं, मछली पालन का उद्योग चलाते हैं, जिससे मछली प्रजातियों को खतरा होता है, उसकी सब्सिडी पर रोक लगाइए, न कि भारत की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी पर। भारत की सरकार की मांग है कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो करीब 25 साल तक आगे भी जारी रहना चाहिए। लक्ष्मण रॉय, जिनेवा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए केंद्र हर हथकंडा अपना रहा है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है, तो कांग्रेस की देन है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च में कांग्रेस का आक्रोश साफ साफ नजर आया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने दहाड़ लगाई, अब न डरेंगे और न हटेंगे। देखिए, न डरेंगे न झुकेंगे। ये तानाशाह सरकार, ये मोदी की हिटलरशाही सरकार, फासिस्टवादी ताकतों की सरकार है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाले नहीं है। ये सावरकर नहीं है, ये गांधी हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के निर्माण के लिए दो शहादतें दी हैं, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को। फासिस्टवादी ताकतों को हटाकर ही रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी के सवालों की घड़ी आई तो मंत्री ममता भूपेश ने भी हुंकार लगाई। बोली, केंद्र की दमनकारी नीति के खिलाफ अब और नहीं झुकेंगे। तरह की दमनकारी नीति जो चल रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। पैदल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी को देश की आवाज बताया। खाचरियावास ने खुलकर ऐलान किया